ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। देखो, आज आपका एक बहुत ही छोटा, मतलब छोटा सा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा बहुत इजी इंडेस है, यानी कि इंडेस 37। ये जितने भी आपके इंडेस हैं उसमें सबसे इजी इंडेस है। प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड आपका एसेट्स। वैसे तो आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस इसमें आपको बहुत सिंपल से प्रोविजंस पढ़ने हैं। 4-5 टॉपिक्स है डियर। वो 4-5 टॉपिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक, वो पार्ट्स कौन कौन से एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, इंडेक्स 37, प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड आपकी एसेट्स। तो 3 पार्ट्स में आपका चैप्टर डिवाइडेड है। एक होता है आपका प्रोविजन, दूसरे होते हैं आपकी कंटिजेंट लायबिलिटीज और तीसरी आपकी एसेट्स। अब जो इंडेक्स 37 है डियर, वो आपसे क्या पूछना चाहता है मैं आपको बताता हूं डियर। यहां पे सबसे पहले लिखो मेरे पास, यहां पे आपके पार्ट्स देखो। आपको मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है। इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट है डियर, वो है आपका प्रोविजंस। जो सबसे पहला पार्ट है पार्ट 1, दैट विल बी आपके प्रोविजंस। और जो आपका पार्ट 2 होगा, पार्ट 2, दैट विल बी कंटिजेंट लायबिलिटीज। और तीसरा जो आपका पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, दैट विल बी कंटिजेंट एसेट्स। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे आपके पूरे चैप्टर का 50% हिस्सा। इस पूरे चैप्टर का 50% जो हिस्सा है, 50% पार्ट, दैट विल बी आपका प्रोविजंस। दैट विल बी आपका प्रोविजंस। और बाकी बचा हुआ पार्ट आपकी कंटिजेंट लायबिलिटीज और एसेट्स में यहां पे कवर होगा। ठीक, इन तीनों का मीनिंग क्या होता है और इसमें टॉपिक्स आपको क्या क्या पढ़ना है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे मेरे साथ लिखो, इसमें आपको पढ़ना क्या क्या डियर। कंटेंट। कंटेंट देखो, कंटेंट में आपको सबसे पहला जो पढ़ना है, तीनों को लेके कह रहा हूं, तीनों को लेके कंबाइंड। सबसे पहले आपको पढ़ना है इसका स्कोप। ठीक, कि इन तीनों का स्कोप क्या है, कहां कहां पे आप इसको रिकॉर्ड करते हो और कौन कौन से प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज और एसेट्स की बात यहां पे हो रही है। ठीक। दूसरा दूसरा जो टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है डियर, वो है आपका इनका इन सब का मीनिंग। का मीनिंग आपको बताया जाएगा। ठीक। उसके बाद इनका मेजरमेंट, यानी कि इनको कैलकुलेट कैसे करना है। तीसरा इनका सबका डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो, कि इनको आपको कहां पे डिस्क्लोज करना है। ठीक, डिस्क्लोजर। और चौथा, आखिरी में आपको पढ़ना है डियर आपकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सर, ये डिस्क्लोजर और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में क्या फर्क है डियर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है डिस्क्लोजर इन आपके इन बैलेंस शीट। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट एंड P&L। ठीक, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको इन तीनों आइटम्स को दिखाना कैसे है। और यहां पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि इन तीनों से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करनी है। ऊपर वाला टॉपिक दिखाना कैसे है एसेट्स लायबिलिटी के तौर पे, और नीचे आखिरी में आपकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, बहुत इजी आपका चैप्टर है ये। तो एक काम करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको ऐसे 5 टॉपिक्स नहीं पढ़ाऊंगा डियर। मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि मीनिंग के अंदर कुछ 2-3 टॉपिक्स हों। ठीक, हो सकता है मेजरमेंट के अंदर 2-3 तरीके हों। तो मैं आपको एज इट इज टॉपिक 1 2 3 4 5 5 टॉपिक्स नहीं लिखवाऊंगा। कम से कम 6 7 8 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, क्योंकि इनके सब टॉपिक्स भी आपके पास मौजूद हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, और मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं, जैसे ही आप आधे घंटा क्रॉस करोगे आपको रियलाइज हो जाएगा है ये तो बहुत इजी है। एग्जाम्पल जैसी मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकली मेजरमेंट के डियर, आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये बच्चों का खेल है। ठीक है, तो एक काम करो, इन टॉपिक्स को एक बार लिख लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके पहले टॉपिक पे डियर। प्लीज इसको वीडियो पॉज करके 10 सेकंड के अंदर नोट डाउन करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आगे।
डन। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है डियर। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आपके पहले टॉपिक पे। तो यहां पे आ जाओ डियर मेरे साथ, आपका सबसे पहला टॉपिक लिखो यहां पे। और हम कवर करने जा रहे हैं सबसे पहले आपका पार्ट वन। तो हेडिंग डाल दो पार्ट वन। पार्ट वन में मैंने क्या बताया था, आपके प्रोविजंस। सबसे पहले हम कवर करेंगे आपके प्रोविजंस, ठीक है। और प्रोविजंस के अंदर जो आपका टॉपिक है डियर, मैंने कॉन्सेप्ट वाइज आपकी क्लैरिटी के लिए रखे हैं सारी चीजें। तो यहां पे लिखो मेरे साथ आपका कॉन्सेप्ट नंबर वन, स्कोप। कॉन्सेप्ट नंबर वन है आपका स्कोप। ये इंडेस कौन कौन से प्रोविजंस पे अप्लाई होता है, इसी को बोलते हैं डियर आपका स्कोप, या एप्लीकेबिलिटी भी इसको कह सकते हो आप। तो यहां पे ब्रैक इसको स्लैश करके लिख दो एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी कहां कहां पे ये एप्लीकेबल है। एक काम करो, सबसे पहले मेरे साथ सबसे पहले नोट डाउन कर लो कहां कहां पे एप्लीकेबल है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इसका मीनिंग क्या होता है। लिखो यहां पे, एज पर इंड एएस 37 प्रोविजंस contingent liabilities and assets, the following types of provisions, of provisions the following types of provisions are not covered under the scope of under the scope of Ind AS 37। वो कह रहा है नीचे दिए गए प्रोविजंस आपके इंडेक्स 37 में कवर्ड नहीं है, बाकी सारे कवर्ड है। इसका मतलब अरे कहां कहां पे एप्लीकेबल है यार, इन नीचे दिए गए प्रोविजंस को छोड़ के। फिर मैं आपको बता दूं इंडेक्स 37 कहां अप्लाई नहीं होता, जहां पे कोई दूसरा इंडेक्स अप्लाई हो रहा है बस वहीं पे अप्लाई नहीं होता। तो देखते हैं आपके कहां कहां पे इंडेक्स 37 अप्लाई नहीं होता डियर। लिखो यहां पे पहला लिखो यहां पे आपका प्रोविजंस फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ये है आपका इंड एस ये है आपके इंड एस 12 में। आपके इंस्टीट्यूट ने बता रखा है डियर कि कहां कहां पे आपका इंड एस 37 अप्लाई नहीं होता। दूसरा लिखो, प्रोविजंस फॉर लीज अकाउंटिंग। इंड एस 17। तीसरा लिखो, प्रोविजंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज। रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज इंड एस आपका 19। चौथा लिखो, प्रोविजंस फॉर कंटिंजेंट कंसिडरेशंस। प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट कंसिडरेशंस, ये है आपका इंड एस 103। पांचवा लिखो, सर कितने हैं इसमें, बस एक दो और है डियर। यहां पे लिखो आखिरी में आपका प्रोविजंस फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं यहां से थोड़ा सा गायब हो जाता हूं ताकि आपको नोट डाउन करने में प्रॉब्लम ना आए। प्रोविजंस फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज ये बेसिकली आपका है तो इंड एस 104 में,
लेकिन डियर ये वाला जो इंड एस है ये आपका विड्रॉ हो चुका है, विड्रॉन, और इसकी जगह पे रिप्लेस होने वाला है टू बी रिप्लेस्ड बाय इंड एएस 117। मतलब ये वाला जो इंड एस है ना, इंश्योरेंस कंपनीज के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वाला, इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स आप जानते हो उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं इन्वॉल्व, और इसीलिए प्रोविजन बनाने पड़ते हैं, बहुत सारा प्रोविजन होता है इंश्योरेंस कंपनीज में। तो यहां पे इसको रिप्लेस करने वाला है इंड एस 117। ठीक, अब आखिरी लास्ट पार्ट जो है आपका, आपका प्रोविजन फॉर रेवेन्यू, प्रोविजन फॉर रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ये है आपका इंड एएस 115, इंड एएस 115। और इसमें डियर आखिरी लाइन लिख लो, आखिरी लाइन लिखो, आखिरी लाइन में लिखो यहां पे ऑल अदर प्रोविजंस will be covered under Ind AS 37 unless notified। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं, एक बार वीडियो पॉज करके इसको लिखो प्लीज, प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके विद इन 10 सेकेंड्स। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आपके टॉपिक पे, अब आ जाओ मेरे साथ आपके टॉपिक पे। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये इन प्रोविजंस पे एप्लीकेबल नहीं है, इंड एस 37। तो यहां पे कौन कौन से प्रोविजन है एक बार देख लेते हैं डियर, एक बार कौन कौन से प्रोविजन देख लेते हैं। पहला, प्रोविजन फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। आप जानते हो जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाते हो तो वहां पे जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हो वहां पे माइनस होता है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये इंड एस 12 में कवर्ड होता है डियर। तो जो आपके प्रोविजंस दूसरे इंड एस में कवर्ड हैं वो यहां पे कवर नहीं होंगे, दैट्स इट, बहुत सिंपल सी बात है। उसमें सबसे पहला आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, आपका इंड एस 12, और दूसरा है आपका प्रोविजंस फॉर लीज अकाउंटिंग। लीज अकाउंटिंग डियर आपके इंड एस 17 में कवर्ड होता है, वहां पे भी आपको प्रोविजन बनाने पड़ते हैं क्योंकि लीज अकाउंटिंग के केस में भी रिस्क इन्वॉल्व होता है, और जहां पे रिस्क होगा वहां पे बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो फ्यूचर में अगर कोई लायबिलिटी पैदा हो सकती है उसी को हम प्रोविजन कहते हैं। लीज में आपकी लायबिलिटी पैदा हो सकती है, फाइनेंस लीज के केस में तो यहां पे उसका प्रोविजन हम यहां पे क्रिएट करते हैं इंड एस 17 में। तीसरा, प्रोविजंस फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज इंड एस 19। अब ये क्या होता है, देखो कोई भी कंपनी होती है, जैसे आप अगर एज अ कंपनी सोचो, भाई एज अ कंपनी, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसके पास मान लो 30-40 साल तक कोई एम्प्लॉय काम करता है। वैसे तो आज के टाइम में बहुत कम लोग करते हैं लेकिन कुछ लोग टिके रहते हैं। तो मैं कह रहा हूं तुम 40 साल उम्र टिको, 20 साल टिक जाओ यार। जैसे ही वो एम्प्लॉय रिटायर होगा, रिटायर होगा, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हो सकता है ग्रेचुटी पे करनी पड़े, उसको हो सकता है अगर वो जल्दी रिटायर हो जाए तो उसको वीआरएस देना पड़े, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है ना एक, या फिर आपको उसको पेंशन देनी पड़ी एक्यूमुलेटेड में, या फिर लमसम हो गया, या फिर आप मंथली बेसिस पे उसको दो। ठीक है, इसके अलावा एक लीव कंपनसेशन होता है, आप जानते हो लीव कंपनसेशन फंड होता है, तो या फिर उसका पीएफ का पैसा देना पड़ सकता है। बहुत सारे रिटायरमेंट के बेनिफिट्स होते हैं जो आपको फ्यूचर में पे करने पड़ सकते हैं, और डेफिनेटली पे करने पड़ेंगे डियर, रिक्वायरमेंट है स्टैट्यूटरी। ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने एम्प्लॉइज को फ्यूचर में कुछ बेनिफिट्स देंगे उनके रिटायरमेंट के टाइम पे। तो यार उनके लिए जो प्रोविजंस है वो यहां कवर्ड नहीं है, वो आपके दूसरे इंडेस में कवर्ड है, विच इज इंडेस आपका 19। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो वो यहां पे इंडेस 19 में कवर होते हैं, 37 में कवर नहीं है। ठीक, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उसके अलावा प्रोविजंस फॉर कंटिंजेंट कंसिडरेशन इंडेस 103। अब ये कंटिंजेंट कंसिडरेशंस क्या होते हैं डियर, देखो मैं आपको बता दूं,
जो भी कुछ कंपनीज होती हैं जिनमें मर्जर एक्विजिशन होता है, मर्जर और एक्विजिशन, तो उस केस में कुछ कंटिंजेंट कंसिडरेशंस होते हैं जो आपको पे करने पड़ सकते हैं। हालांकि वो यहां पे डिटेल में डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। मर्जर एक्विजिशन के केस में कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती है जो आपको हो सकता है पे करनी पड़े, बस वो यहां पे कवर नहीं है। अदरवाइज सारी कंटिंजेंट लायबिलिटीज डियर यहां पे आपके कवर होंगे, और एक्चुअली में इसको प्रोविजन नहीं माना जाता। तो यहां पे वो वाले जो आपके कंसिडरेशंस हैं वो कवर्ड नहीं है, ठीक। इसके अलावा आपका दूसरा, प्रोविजंस फॉर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर इंश्योरेंस कंपनीज, ये आपके इंडेस 104 में पहले था, बट ये आपका विड्रॉ होने वाला है या हो चुका है। एक बार आपको नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा एमसीए का, और प्लस बहुत ही जल्दी ये आपका रिप्लेस होने वाला है इंडेस 117 से, राइट। यहाँ पे जैसी रिप्लेस होगा आपको अमेंडमेंट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, मेरी तरफ से भी आपको क्लासेस के अंदर वो अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंडेस 104 हो चाहे 117, अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से इंश्योरेंस कंपनीज के, जिसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आप जानते हो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है। इंश्योरेंस कंपनीज अपने कस्टमर से डियर प्रीमियम रिसीव करती हैं। आप अपने कस्टमर से प्रीमियम रिसीव करते हो लाखों कस्टमर से, और उनको बीच बीच में आपको क्लेम्स देने पड़ते हैं। तो ये जो क्लेम्स है डियर, इन क्लेम्स के लिए आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, वो यहां कवर्ड नहीं है, क्योंकि डियर ये प्रोविजन बिजनेस होता है। अरे उनका मेन बिजनेस ही क्लेम पे करना है, तो यार जो बिजनेस है वो आपके नॉर्मल प्रोविजन में कवर्ड नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, बताता हूं डियर। ये बिजनेस का सेगमेंट ही अलग है इंश्योरेंस कंपनीज का, इसीलिए उनके प्रोविजंस उन्हीं के कंपनीज के इंडेस में कवर्ड होंगे। तो यहां पे वो कवर नहीं किए जाएंगे। यहां पे कौन से प्रोविजन कवर होंगे, अभी आगे जाके आप कुछ एग्जांपल्स देखोगे। कौन से एग्जांपल्स हैं, बेस्ट एग्जांपल्स उसके हो सकते हैं, जैसे कि आप कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते हो, एसेट खरीदते हो ना, फिक्स्ड एसेट्स, उसके 10 साल बाद अगर आपको वो एसेट रिप्लेस करनी पड़े, इसमें डिसमेंटलिंग की कॉस्ट लगे या फिर डीकमीशनिंग की कॉस्ट लगे, तो वहां पे आपको पैसा चाहिए होगा। या फिर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोर्ट में कोई केस चल रहा है और आपको 2 साल बाद पता लगा कि पेनल्टी देनी पड़े सरकार उसको किसी क्लाइंट को, पार्टी को, या फिर आप पे किसी ने केस कर दिया कि आपकी फैक्ट्री पॉल्यूशन फैला रही है, बहुत ज्यादा मार्केट में गंद फैला रखा है, अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज आप कर रहे हो, अनएथिकल एक्टिविटी, कोर्ट में केस पहुंच गया और कोर्ट ने कंपनसेशन दे दिया, बोल दिया आपको पे करने के लिए अपने क्लाइंट्स को, जितने भी कस्टमर्स का नुकसान हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन आपको बनाने पड़ सकते हैं, वो इस इंडेस में कवर्ड होते हैं। तो आगे जाके हम बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे डियर, पहले आप कवर कर लो इसको। तो ये था आपका स्कोप, पहला टॉपिक आपका खत्म होता है। यहां पे ऊपर वाले इंडेक्स को छोड़ के सारे अदर प्रोविजंस कवर हो जाएंगे आपके इंडेक्स 37 में, अनलेस नोटिफाइड। अगर नोटिफिकेशन आया कि भैया एक और इंडेक्स गायब है, मतलब एक और इंडेक्स आ गया है जिसमें आपके वो वाले प्रोविजंस यहां कवर नहीं होंगे, तो वो यहां पे डियर पॉइंट ऐड कर दिया जाए, ठीक है। ये था आपका पहला टॉपिक, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। अब आ जाओ मेरे साथ आपके अगले टॉपिक पे डियर। अगला टॉपिक कॉन्सेप्ट नंबर 2, हेडिंग डाल दो कॉन्सेप्ट नंबर 2। यहां लिखो आपका मीनिंग ऑफ प्रोविजंस, मीनिंग ऑफ प्रोविजंस, मीनिंग ऑफ प्रोविजंस। देखो जो प्रोविजन होते हैं डियर, प्रोविजंस, ये बेसिकली होते क्या, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये आपके लिए एक लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटी जो आपको फ्यूचर में पे करने पड़ सकते हैं। अब ये जो लायबिलिटी होती है डियर, ये आपकी दो टाइप्स की हो सकती हैं। या तो आपकी ये लायबिलिटी होगी लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, या फिर आपकी लायबिलिटी होगी आपकी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म किस पे डिपेंड करता है डियर, ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने पे, डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल या फिर 12 महीने। सर ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है डियर, और ये आपका 12 महीने क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो मान लेते हैं कि कोई भी एक फ्यूचर में एक लायबिलिटी पैदा होने वाली है, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो
कोई भी एक लायबिलिटी है जो पेबल है, पेबल, पेबल विद इन 11 मंथ्स, विद इन 11 मंथ्स, 11 मंथ्स। यहां पे डियर आपको ऑपरेटिंग साइकिल दे रखा है, ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल आपको गिवन है आपका, मान लो 10 महीने का। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है बताता हूं। ऑपरेटिंग साइकिल होता है किसी भी एक ट्रांजैक्शन को, किसी भी एक ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। हालांकि ये डिटेल में डियर फाइनल अकाउंट्स में बताया जाता है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब जिस साइकिल में पैसा घूमेगा उसी को ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं, राइट। और कुछ कंपनीज में 12 महीने से ज्यादा होता है, कुछ में 12 महीने से कम भी हो सकता है, लेकिन हम मिनिमम 12 महीने का यूज करते हैं, हम मिनिमम 12 महीने का ही यूज करते हैं। तो इन केस अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल कम है 12 महीने से, तो डियर उस केस में हम 12 महीने को काउंट करते हैं। यहां पे हम ऑपरेटिंग साइकिल को नहीं देखेंगे, हम यहां क्या काउंट करेंगे कि हमारे पास जो मिनिमम पीरियड है, मिनिमम पीरियड वो आपका 12 मंथ्स का है। और आपकी लायबिलिटी आपको कब पे करनी है, 11 महीने के अंदर। तो इस केस में ये मान ली जाएगी, इन दिस केस, इस केस में इसको क्या मान लेंगे, आपकी एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहां पे इसको ट्रीट कर लिया जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक। लेकिन अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है, अगर आपके ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा है, मान लेते हैं यहां पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2। आपको ऑपरेटिंग साइकिल दी है, मान लो ऑपरेटिंग साइकिल आपकी 15 महीने की। देखो ऊपर वाले केस में अगर लायबिलिटी 11 महीने में पेबल थी तो ये शॉर्ट टर्म हो जाएगा, अगर ये 13 महीने में पेबल होती तो यहां पे ये लॉन्ग टर्म हो जाती, क्योंकि हम मिनिमम मंथ्स काउंट करेंगे आपके 12, अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 से कम है तो, राइट। अब अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ऊपर की है तो अब आप 15 महीने से ही काउंटिंग करेंगे डियर, ठीक। तो यहां पे मान लो आपकी जो लायबिलिटी है वो पेबल है, पेबल, मान लो आपकी 14 मंथ्स में, तो ये आपकी शॉर्ट टर्म हो जाएगी, शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर वो 16 महीने या उससे ऊपर पेबल है तो उस केस में उसको बोल देंगे आपका लॉन्ग टर्म। यही मीनिंग होता है आपके ऑपरेटिंग साइकिल का। तो यहां पे एक बार पहले मीनिंग लिख लो आपके प्रोविजन का, फिर मैं आपको डिटेल में लिखवाता हूं कि प्रोविजन प्रोविजन बनता कैसे है और इसका एक्चुअली में मीनिंग होता क्या है। अभी तक मैंने आपको मीनिंग नहीं बताया, मैंने आपको टाइप्स बता दी हैं आपकी प्रोविजन की। तो एक बार लिखो मीनिंग ऑफ प्रोविजंस यहां पे, वीडियो को पॉज करके डियर, प्लीज नोट इट डाउन। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आ जाओ मेरे साथ डियर आगे, डियर अब आ जाओ मेरे साथ आगे। यहां पे लिखो आपका डिटेल में एंट्री। देखो आप अगर प्रोविजन को क्रिएट करना चाहते हो, टू क्रिएट प्रोविजन, प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए आप बुक्स में एंट्री जो पास करते हो डियर, वो एंट्री आप क्या करते हो, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करके प्रॉफिट से पैसा निकाल के आप एक प्रोविजन लायबिलिटी क्रिएट करते हो। तो जो एंट्री पास होती है दैट एंट्री इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट डेबिट और टू आपका प्रोविजंस। ये प्रोविजन किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो आप एक बार एंट्री लिखो और डियर अगला हेडिंग डाल दो आपका, यहां पे अगला हेडिंग डाल दो, अरे मैं कहां गायब हो गया,
अगला हेडिंग डाल दो यहां पे मेरे साथ, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, कि प्रोविजन क्रिएट कैसे होता है। देखो, प्रोविजन को क्रिएट करने के लिए डियर आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं। यहां पे लिखो, टू क्रिएट प्रोविजन, टू क्रिएट प्रोविजंस देयर आर 4 conditions which must be met। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में आपको पे करनी पड़ सकती है, और डियर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है उसके अमाउंट में पे करने की, ठीक है। तो यहां पे 4 कंडीशन होती हैं। 4 कंडीशन के बाद मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट लिखवाऊंगा। अभी मैंने पूरा मीनिंग प्रोविजन का इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपने अभी तक 4 कंडीशन नहीं पढ़ी है। एंट्री आपने देख ली, वो पता है हमें, पीएनएल की एंट्री बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये 4 कंडीशन जब आप देख लोगे तो आप इन डेप्थ मीनिंग कनेक्ट कर पाओगे। फिर मैं आपको प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट लिखवाऊंगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि प्रोविजन को क्रिएट किया जाए। तो यहां पे डियर 4 कंडीशन होती हैं। एंट्री एक बार लिख लो, फिर मैं आपको चारों कंडीशन लिखवाता हूं। राइट, मैं एंट्री को ऊपर कर रहा हूं, आपने आई थिंक एंट्री लिख ली होगी। जल्दी से एंट्री लिखो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आपका प्रोविजंस। राइट, अब आ जाओ मेरे साथ नीचे, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन। देखो, टोटल 4 कंडीशन होती हैं। अगर आपने चारों कंडीशन फुलफिल कर दी, चारों, तभी आपको प्रोविजन बनाना है। तो यहां मेरे साथ लिखो आपकी पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन देखो क्या है। पहली कंडीशन है आपकी, देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी सम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। देयर मस्ट बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। किसी भी प्रोविजन को प्रोविजन मानने के लिए एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है। ये जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होता है ये आपके 2 टाइप्स का हो सकता है। 2 टाइप्स का। ये ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको निभानी है। ये आपके 2 टाइप्स की हो सकती है डियर, एक आपकी लीगल और दूसरा आपका कंस्ट्रक्टिव। लीगल आप जानते हो, सरकारी। भाई या तो आपको कोर्ट ने कह दिया, आपके ऊपर किसी ने केस कर दिया, अब कोर्ट ने बोला ए क्लाइंट को पैसे देने पड़ेंगे। यार जब आपको क्लाइंट को पैसे देने पड़ेंगे, लीगल ऑब्लिगेशन है, तो यहां पे या तो ये लीगल हो सकता है या फिर कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। सर कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब जो आपके खुद की गलती से पैदा हुआ है। गलती का मतलब एक्टिविटीज से, बिजनेस एक्टिविटी, जैसे कि मान लो आपके मोबाइल की शॉप है या फिर आपके कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी आइटम की दुकान है जहां पे आपको आफ्टर सेल सर्विस देनी पड़े। आफ्टर सेल सर्विस जानते हो? आपने कभी मोबाइल रिपेयर करवाया है, कभी उसकी सर्विस कराई है एसी की, या फिर कुछ और कराया है? इसका मतलब अगर आपने कहीं से कार खरीदी तो जो कार वाली कंपनी है, ऐसा तो नहीं है कि वो कार बेचने के बाद नमस्ते कहीं कुछ भी करो, हम नहीं जानते आपको, ऐसा तो नहीं होता ना। वो आपको कुछ 1 2 3 सर्विस फ्री भी देती है, अपनी और भी एडिशनल सर्विसेज आपको उसके बाद देती है कार बेचने के बाद। तो यार वो जो एडिशनल सर्विस कार बेचने के बाद आपको दी जा रही है, वो तो उन्हीं की एक्टिविटीज से पैदा हुआ है ना। गारंटीज और वारंटीज की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर गारंटीज और वारंटीज वाला केस है तो यहां पे वो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। अगर सरकार ने बोला, कोर्ट ने बोला भैया पे करने पड़ेंगे, तो वो लीगल ऑब्लिगेशन है। तो या तो आपके पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, भले ही वो लीगल फॉर्म में हो या फिर आपके कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में हो। ठीक है, तो एक बार थोड़ा डिटेल लिखते हैं डियर लीगल के अंदर। यहां पे लिखो मेरे साथ, यहां पे लिखो लीगल के अंदर, लीगल के अंदर लिखो कंपनसेशन। या तो कंपनसेशन डिसाइडेड बाय कोर्ट हो सकता है इसके अंदर, भाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि आपको कंपनसेशन पे करना है, या फिर पेनल्टी, पेनल्टीज लिवाइड बाय द गवर्नमेंट, लिवाइड बाय गवर्नमेंट ऑफिसेस, गवर्नमेंट और आपके ऑफिसेस। जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिस कह सकता है कि आपको ये पेमेंट करनी है। ठीक, इसके अलावा
फाइन्स एंड अदर पेनल्टीज, जो कि लीगली आपको बाउंड कर देती है पेमेंट करने के लिए। तो ये होते हैं आपके लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। अब दूसरा ऑब्लिगेशन क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव। इसके अंदर लिखो, इसमें लिखो ओन्ड एंड क्रिएटेड बाय द एक्टिविटीज of the organization itself, डियर आपको लिखने में प्रॉब्लम आएगी, इसमें और आगे लिखो, गारंटीज या फिर आपकी वारंटीज एटसेट्रा, ये भी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। और ये यूजुअली डियर, ये जो गारंटीज और वारंटीज होती है, ये आफ्टर सेल सर्विस होती हैं, आफ्टर सेल, ठीक। और आखिरी में इसमें लिखो ऑन कमिटमेंट्स एंड प्रोमिसेस। तो एक बार इसको नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके विद इन 10 सेकेंड्स, फिर मैं आपको लेके चलता हूं डियर आगे अगले टॉपिक पे, दूसरी कंडीशन पे। ये थी आपकी पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी सम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्लीज नोट इट डाउन। डन, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। ऑल राइट डियर, अब आ जाओ मेरे साथ कंडीशन नंबर 2 पे। 4 कंडीशन है, दूसरी कंडीशन लिखो। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में लिखो देयर मस्ट इट मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ, इट मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शंस। इट मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, हेडिंग डाल दो और छोड़ दो, उसको छोड़ दो। आपने स्टडीज करनी स्टार्ट करी और आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी, बस क्लासेस देख ली और हो गया। नो प्रैक्टिस, जीरो प्रैक्टिस, या फिर सेल्फ स्टडी आपने पूरी कंप्लीट नहीं की, अपने हाथ से सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, अपने हाथ से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, अपने हाथ से आपने सर्च आंसर नहीं किए, अपने हाथ से आपने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया, और एग्जाम आया, फेल। वो जो फेलियर है, आज का फेलियर, वो किस चीज का रिजल्ट है? वो आपकी पास्ट एक्टिविटीज का रिजल्ट है डियर। आपने पास्ट में जो आपने नालायक वाली हरकतें करी हैं, जो आपने उल्टे सीधे काम किए हैं, पढ़ाई ना करके बाकी चीजों में इन्वॉल्वमेंट दिखाया है, वो किस चीज का रिजल्ट होता है? आपकी पास्ट की यानी कि पास्ट के इवेंट्स का। सेम वे में ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी ऑब्लिगेशन पैदा हो सकती है, हो सकता है आपको पेनल्टी देने पड़े या फिर आपको कुछ करना पड़े वारंटी के हिसाब से आपको फ्यूचर में कुछ एक्टिविटीज करनी पड़े अपने कस्टमर्स के लिए। ये जो रिजल्ट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है, ये आपकी पास्ट की ट्रांजैक्शंस का आज का रिजल्ट होना चाहिए। आपने पास्ट में कोई ट्रांजैक्शन की होगी जिसकी वजह से आपको आज पैसे चुकाने पड़ सकते हैं या फ्यूचर में चुकाने पड़ सकते हैं, तो इसको बोलते हैं इट मस्ट बी अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। कुछ एग्जांपल्स लिखो मेरे साथ इसके अंदर, जैसे कि मान लो जैसे कि आपको पेनल्टी लिवाइड बाय द गवर्नमेंट है, मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था। जैसे आपने क्या किया, पेनल्टी लिवाई कर दी सरकार ने आपके ऊपर, पेनल्टी लिवाइड बाय द कोर्ट हो गया, चलो कोर्ट ने आपके ऊपर एक पेनल्टी लिवाई कर दी। ये जो पेनल्टी लिवाई करी, जो प्रोविजन आपने इसके लिए क्रिएट करना है, कि किस चीज का रिजल्ट होगा डियर? मान लो आपने पहले किसी कस्टमर को धोखा दिया, ठीक, या फिर यहां लिख दो पेनल्टी लिवाइड बाय द कोर्ट में पास्ट में आपने क्या किया होगा। पास्ट में मान लो आप कोई
रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहे थे, रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहे थे और रेस्टोरेंट में आपने गलत खाना परोस दिया, वेजिटेरियन को नॉनवेज दे दिया, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे क्या होगा डियर, कस्टमर अगर आप पे केस करेगा तो उस पास्ट ट्रांजैक्शन का भुगतान आपको आज पे करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे लिखो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लो, सपोज सपोज रॉन्ग प्रोडक्ट, या सर्विस डिलीवर्ड टू कस्टमर, डिलीवर्ड टू कस्टमर डिलीवर्ड टू कस्टमर, कस्टमर को गलत प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर करने की वजह से आपको आज पेनल्टी देनी पड़ रही है आपने आपके कस्टमर को। ठीक है, या फिर कंपनसेशन भी हो सकता है, इसकी जगह आप कंपनसेशन भी ले सकते हो, कंपनसेशन। ठीक है, या फिर पेनल्टी लिवाइड बाय द कोर्ट। आपने किया क्या था, पहले गलत प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर दिया था अपने कस्टमर को। कभी कभार डियर क्या होता है कि जैसे आप अगर कोई गलत एक्टिविटी करते हो, ठीक है, ये मान लो पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल भी लिखो लिखो यहाँ पे। मान लो आपके पास एक फैक्ट्री है और आपने क्या किया, आपकी फैक्ट्री से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो स्प्रेड हो रहा है, पॉल्यूशन स्प्रेड हो रहा है, जो नेचर है डियर और जो आपका एनवायरमेंट है वो आपका पॉल्यूटेड हो रहा है, आपकी वजह से गेटिंग पॉल्यूटेड। और एक एनजीओ ने क्या किया, एनजीओ होते हैं ना, आप जानते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग समाज सेवा के लिए काम करते हैं। इन्होंने क्या किया, आपकी फैक्ट्री पे केस कर दिया, बहुत सारे लोगों ने, हजारों लोगों ने मिलकर केस कर दिया कि आपकी फैक्ट्री से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है या फिर कुछ भी आपका मतलब एनवायरनमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये पास्ट ट्रांजैक्शन है, आज आपको इसके टाइम पे हो सकता है सरकार कंपनसेशन अलॉट कर दे। तो यहां पे मान लो कंपनसेशन, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, कंपनसेशन डिसाइडेड बाय द कोर्ट टू बी पेड टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कोई भी एक फॉरेस्ट है या फिर कोई एक नेशनल पार्क है, वहां पे आपको कंपनसेशन पे करना पड़ रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो यानी कि जो भी आपकी प्रोविजन होनी चाहिए, जो लायबिलिटी पैदा होनी चाहिए, वो आपके पास्ट ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। ये आपकी दूसरी कंडीशन होती है डियर। ठीक है, दूसरी कंडीशन। अब यहां पे एक और एग्जांपल लिखो, बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हो डियर। लिखो यहां पे मेरे साथ, यहां पे लिखो मेरे साथ। मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया, लिखो यहां पीपीई परचेज्ड, पीपी परचेस्ड, आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को परचेज किया। और आप जानते हो जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप परचेज करते हो डियर, वो एज पर, एक मिनट रुकना, तो यहां पे डियर लिखो मेरे साथ, पीपी परचेज्ड, और जो पीपी आप परचेज करते हो वो क्या होता है, एज पर इंड एएस 16 आपको रिकॉर्ड करना होता है। मतलब पीपी का जो इंड एएस है वो आपका इंड एएस 16 है। ठीक है, यहां पे आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया और इट इज एक्सपेक्टेड दैट, इसमें लिखो इट इज expected that a dismantling cost, a dismantling cost of rupees 2 lakh, आपके एक डिसमेंटलिंग कॉस्ट 2 लाख रुपए की will be incurred, will be incurred after 10 years। यहां पे डियर्स का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदते हो, पीपी का मतलब आप जानते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो कोई भी एक फिक्स्ड एसेट आप खरीदते हो उसको आपको इंस्टॉल करवाना पड़ता है।
और अगर ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये कोई मशीनरी है, मशीनरी, तो हो सकता है ये आपको असेंबल भी करानी पड़े, असेंबलिंग कॉस्ट आपकी ऐड हो जाएगी कॉस्ट में। लेकिन फ्यूचर में 10 साल बाद क्या होगा, आपको इसको डिसमेंटल कराना पड़ सकता है। डिसमेंटल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मान लो रोबोटिक इक्विपमेंट है, उसमें बहुत सारे पार्ट एडेड हैं, तो उसको अलग अलग आपको निकलवाना पड़ेगा, अलग अलग, उसको बोलते हैं डिसमेंटलिंग की कॉस्ट, जिसमें बहुत मोटा खर्चा आ सकता है, एक हैवी एक्सपेंडिचर आ सकता है, और ये एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है कि पे करना ही करना है, तो डियर इसके लिए प्रोविजन बनाया जाता है। तो यहां पे आपने 10 साल पहले एसेट खरीदी और 10 साल बाद आपको इसकी डिसमेंटलिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, यानी कि पास्ट ट्रांजैक्शन का रिजल्ट ये आपका होगा प्रेजेंट में। तो बस ये एग्जांपल, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपकी थर्ड कंडीशन पे डियर। देखो यहां पे थर्ड कंडीशन पे, प्लीज नोट इट डाउन। डन, लिख लिया। अब आ जाओ मेरे साथ आगे, आगे आ जाओ कंडीशन नंबर 3 पे। ये दूसरी कंडीशन थी, कंडीशन 2, अब लिखो कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में लिखो डियर, इट इज प्रोबेबल दैट, इट इज प्रोबेबल दैट आउटफ्लो फॉर, आउटफ्लो फॉर present obligation, outflow for present obligation, present obligation will take place, will take place in the future, in future, in future। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, फ्यूचर आउटफ्लो प्रोबेबल, फ्यूचर आउटफ्लो प्रोबेबल। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप कंडीशंस पढ़ोगे आपको एक प्रोबेबिलिटी का पॉइंट मिलेगा डियर, वही ये पॉइंट है, ये वही पॉइंट है आपकी प्रोबेबिलिटी वाला। बताता हूं, बताता हूं। जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या किया, एक मशीन खरीदी, आपने एक मशीन परचेज करी, मशीनरी परचेज्ड। अब इस मशीनरी में क्या है डियर, इस मशीनरी में एक फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर। जैसे बहुत सारी मशीनरी होती है, आपका आरओ हो सकता है, एसी होता है, लेकिन कुछ बड़ी मशीनरीज में भी फिल्टर्स का यूज होता है, ठीक, जिनमें ऑयलिंग वगैरह होती है। अब ये मशीन की जो आपकी लाइफ है ये 10 साल है, 10 years। लेकिन जो कंपनी है जहां से आपने मशीन खरीदी, यहां पे इस फिल्टर की जो लाइफ है, फिल्टर मान लो इसका एक हैवी इक्विपमेंट है, इसका एक हैवी आपका पार्ट है, हैवी पार्ट, 2 3 4 5 लाख रुपए का पार्ट है। फिल्टर की लाइफ आपको दे रखी है 3 साल। तो मुझे आप बताओ, क्या 3 से 4 साल के अंदर या मैक्सिमम 5 साल के अंदर अगर आपने ढंग से मशीनरी यूज करी, क्या आपको ये फिल्टर रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा? इसका मतलब डियर, ये फिल्टर जो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, और यहां पे आपका एक बहुत अच्छा एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो यहां पे क्या है कि यहां पे आपका फ्यूचर आउटफ्लो, फ्यूचर कैश का आउटफ्लो जो है यहां पे आपका प्रोबेबल बन जाता है, प्रोबेबल, प्रोबेबल। अब मुझे बताओ कि यहां पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, हाउ मच प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये फ्यूचर में जो पार्ट है इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा? अरे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है यार, ये हो सकता है 70 80 90 100% प्रोबेबिलिटी हो,
क्योंकि जब कंपनी खुद कह रही है कि भैया 3 साल तक तो हम कुछ नहीं कहेंगे, उसके बाद नमस्ते। तो यार यहां पे ध्यान रखना, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी फ्यूचर के कैश आउटफ्लो की मोर देन 50% है, 15 नहीं 50, अगर आपके फ्यूचर के आउटफ्लो की प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% है, मोर देन 50%, तो डियर आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोविजन मस्ट बी क्रिएटेड। ठीक, यानी कि 50 से 100 के बीच में प्रोबेबिलिटी रहेगी तो आपका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। सर 100% से ऊपर प्रोबेबिलिटी हो तो लल्लू लाल, हाँ लल्लू लाल वाली बातें मत करो। 100% प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है यार। किसी चीज के होने की संभावना कितनी है, जितनी वो हो सकती है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, क्या संभावना मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, 100% ही तो है। उसके ऊपर थोड़ी जाऊंगा मैं, डबल थोड़ी हो जाऊंगा यहाँ पे। मेरे साथ अंदर से एक और आदमी निकल के आए, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 100% होती है। तो अगर 50 से ऊपर है डियर प्रोबेबिलिटी, तो आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर 50 से कम है तो क्या होगा, तो प्रोविजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक, अगर प्रोबेबिलिटी 50% से लेस है तो आपका प्रोविजन क्रिएट नहीं होगा। ध्यान रखना, ये हमेशा 50% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। बस ये था आपका पॉइंट, आपकी प्रोबेबिलिटी वाला। ठीक, तो यहां पे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। इसमें आपका रिपेयर हो सकता है, हैवी रिपेयर्स, हैवी रिपेयर्स हो सकता है, किसी पार्ट का रिप्लेसमेंट हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, कोर्ट का कंपनसेशन अगर फिक्स हो गया, इफ अमाउंट फिक्स्ड, अगर अमाउंट फिक्स हो गया है, जैसे कि आप जानते हो डाइवोर्स, वैसे तो मुझे ये एग्जांपल देना नहीं चाहिए, बट डाइवोर्स के केसेस में, डाइवोर्स के केसेस में डियर आप जानते हो एलिमनी होती है एक। ठीक है, एलिमनी, एलिमनी मतलब जो हर्जाना देना पड़ता है आदमी को, आपके जो लेडी होती है उसको। तो अगर वो फिक्स हो गया कोर्ट के द्वारा, तो उस केस में अमाउंट फिक्स होने के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी 50 से ऊपर चली जाती है कि पे तो करना ही करना है। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल काम भी नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला केस आपके बिजनेस में काम नहीं आता। तो मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया कि अगर अमाउंट फिक्स हो गया कोर्ट के कंपनसेशन का, तो यहाँ पे डियर प्रोबेबिलिटी 50 से ऊपर चली जाएगी और आपके लिए आपका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये था आपका कंडीशन नंबर 3। अब मैं आपके लेके चलता हूं कंडीशन नंबर 4 पे। तो कंडीशन नंबर 4 पे जाने से पहले इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लो विद इन 10 सेकेंड्स, फिर मैं आपको लेके चलता हूं डियर आगे। ऑल राइट, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है डियर। अब आ जाओ आपकी कंडीशन नंबर 4 पे। अब आ जाओ मेरे साथ कंडीशन नंबर 4 पे डियर। कंडीशन नंबर 4 लिखो, कंडीशन नंबर 4, इसमें लिखो मेरे साथ, देयर मस्ट बी a reliable estimate of the amount। इसमें आप शॉर्ट में लिख सकते हो रिलायबल एस्टिमेट। यानी कि जो चौथी कंडीशन है वहां पे आपका एक रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। रिलायबल एस्टिमेट, इसका मतलब क्या होता है बताता हूं डियर। इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, यानी कि जो अमाउंट है वो रिलायबल होना चाहिए, एक्चुअली में वो कंसिडरेबल होना चाहिए कि जो आपको पे करना पड़ सकता है। राइट, कोर्ट ने कह दिया भैया इतना अमाउंट पे करना है, तो कोर्ट कह रहा है तो रिलायबल है। ठीक, आपकी किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया इतना अमाउंट पे करना है, रिलायबल है। आपने गारंटी वारंटी दी और सर्विस के बाद आपको ये पता है कि आपको कार में ये पार्ट्स फ्री में लगाने हैं, रिलायबल है।
तो यार एस्टिमेट रिलायबल होना चाहिए, तभी चौथी कंडीशन फुलफिल हो पाएगी और आपका प्रोविजन क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, इसको टेक्निकली थोड़ा सा समझते हैं डियर। यहां पे जब चारों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, ये रिलायबल एस्टिमेट का मतलब डियर, इसके अंदर तो ज्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं। रिलायबल एस्टिमेट का मतलब होता है कि टेक्निकली जो अमाउंट है वो आराम से निकाला जा सकता है, इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको इजीली मेजर किया जा सकता है, इसी को रिलायबल एस्टिमेट कहते हैं। तो यहां पे आपकी चारों कंडीशन पूरी होती हैं। तो अगर आपकी चारों कंडीशन पूरी हो जाती हैं, तो उस केस में आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पे डियर मेरे साथ लिखो, लिखो यहां पे, इफ all the four conditions, all the four conditions are satisfied, are satisfied, then the provision has to be created, has to be created। और यहां पे प्रोविजन की एंट्री मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट। नॉर्मली यही एंट्री होती है, डिफरेंट एंट्रीज हो सकती हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द केस, बट नॉर्मली यही एंट्री होती है। पीएनएल को आप डेबिट करते हो और टू प्रोविजंस, टू प्रोविजन अकाउंट, आप यहां पे पीएनएल को डेबिट करके अपने प्रॉफिट के ऊपर एक चार्ज लगाते हो। ठीक, ये बेसिकली एक चार्ज है, चार्ज है ऑन द प्रॉफिट, और यहां आप एक लायबिलिटी क्रिएट करते हो, अ लायबिलिटी इज क्रिएटेड, एक लायबिलिटी पैदा होती है टू प्रोविजन अकाउंट के नाम से। ठीक, अब ये प्रोविजन मैंने आपको बताया था कि ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। अगर ये डियर लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म के केस में शॉर्ट टर्म प्रोविजन हुआ तो कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होती, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम अराइजेस। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म हुआ तो यहां पे डियर आपको एक ट्रीटमेंट अलग से करना होता है। ठीक, यहां पे डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग ऑफ प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। सर ये डिस्काउंटिंग क्या होता है, बताता हूं डियर, अगला टॉपिक आपका यही है। इसको वीडियो पॉज करके लिखो, फिर मैं आपको लिखवाता हूं डिस्काउंटिंग और प्रोविजन का मतलब क्या होता है। ठीक, प्लीज नोट इट डाउन। डन, आई होप आपने इसको लिख लिया है डियर, आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आपके अगले टॉपिक पे डियर। कितने टॉपिक हो चुके हैं आपके, कंडीशन आपका कॉन्सेप्ट 2 हो गया है, तो यहां पे लिखो कॉन्सेप्ट नंबर आपका 3। डिस्काउंटिंग ऑफ प्रोविजंस, और ब्रैकेट में लिख देना लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का केस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। डियर इसको मैं समझाता हूं आपके एक छोटे से एग्जांपल से। ठीक है, एक छोटे से एग्जांपल से। अब देखो, यहां पे मान लेते हैं, लिखो एग्जांपल, एग्जांपल, मान लो आपके पास एक लायबिलिटी है, अ कोर्ट कंपनसेशन हैज बीन डिसाइडेड ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का कोर्ट कंपनसेशन डिसाइड हुआ है टू बी पेबल,
टू बी पेबल आफ्टर 2 years। इसकी पेमेंट आपको कब करनी है डियर? 2 साल बाद करनी है, ठीक है, 2 years। और यहां पे आपको गिवन क्या क्या है? गिवन गिवन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसको पीवीएफबी कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 2 years at the rate 10% per annum is equal to 0.82645। 82645, ठीक। यहां पे वो आपको कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट फॉर 2 years। सर ये क्या लिखवा दिया आपने? हो, बताता हूं डियर, बताता हूं। देखो कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। इधर देखो, इधर यहां पे लिखना बंद कर दो, मैं आपको लिखने का मौका दे दूंगा। डियर देखो इधर, यहां पे क्या हो रहा है बेसिकली, एज पर प्रूडेंस प्रिंसिपल आप ये बात जानते हो, आपको पेमेंट कब करनी है? यहां पे डियर जो प्रोबेबल पेमेंट है वो 2 साल बाद है। ये आपका फर्स्ट ईयर है, पहला साल, ये आपका सेकेंड ईयर है। और आपको इसी डेट पे पता लग गया बिगिनिंग में, आपको बिगिनिंग में पता लग गया कि अगले 2 साल बाद भैया, 2 साल के एंड में आपको 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है, ठीक। अब डियर ये जो 2 लाख की पेमेंट करनी है 2 साल बाद करनी है। यहां पे क्या होगा, मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा। यहां पे हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे प्रोविजन। लेकिन अगर डियर मैंने यहां 2 लाख से प्रोविजन क्रिएट कर दिया तो पता है क्या होगा? सरस्वती माता आएंगी मेरे सपने में, एक चांट लगा के मारेंगी, कहेंगे हैं ये सिखाएगा बच्चों को। हाँ मजाक कर रहा हूं, मैं यहाँ ये कह रहा हूं अगर मैंने 2 साल बाद की लायबिलिटी आज क्रिएट कर दी 2 लाख रुपए से, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बर्बाद कर देगा आपके अकाउंट्स को। सर क्या बर्बाद कर देगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी डियर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि 2 साल बाद जो 2 लाख रुपए आपको पे करने हैं वो आज उसकी वैल्यू कम है, सॉरी ज्यादा है। सिंपल लैंग्वेज में इधर देखो, इधर भाई, अगर आपके अकाउंट में आज 10 लाख रुपए पड़े हैं और आप उसको आज एफडी में चढ़ा दो, एफडी, मुझे बताओ 1 साल बाद क्या होगा? सर 1 साल बाद ये बढ़ के हो सकता है 10,80,000 हो जाए, या 8% के इंटरेस्ट से, और फिर आप उसको 1 साल तक इंटरेस्ट पे चढ़ा दो, तो ये 10,80,000 में प्लस कर दो फिर से 8%, ये 11,66,400 हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है डियर, जब आप अगर आज एक अमाउंट अलग कर दोगे अपने अकाउंट्स में और आप उस पर इंटरेस्ट कमा सकते थे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया है 10%, तो अगर 2 साल बाद उसका अमाउंट 11,66,400 है, तो आज उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? यानी कि सिंपल लैंग्वेज में डियर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन के केस में हम एक्चुअल अमाउंट का प्रोविजन नहीं बनाते, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू का, यहां पे काट दो उसको, हम इस 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू का प्रोविजन बनाते हैं। तो 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 साल की, और ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर नहीं गिवन होता डियर तो मैं आपको कैलकुलेटर की ट्रिक बताता हूं जिससे आप इसको निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं देखते हैं डियर। देखो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे निकलता है, तो हटा देते हैं इतने। देखो आपको जो इंटरेस्ट का रेट दिया डियर, इंटरेस्ट का रेट कितने परसेंट है? 10% है। तो यहां पे आपको जो इंटरेस्ट का रेट दिया है दैट इज 10%। अब देखो कैलकुलेटर निकालो मेरे साथ, इसको अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 1.1 से, 1.1 से क्यों डिवाइड कर रहा हूं डियर? आप एक काम और भी कर सकते हो ना, आप 100 को डिवाइड करो, आप 100 को डिवाइड करो 110% से, रेट 10% है, और इसको
नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, वो वन वन से ही करते हैं। इसका तरीका होता है निकालने का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। मतलब अगर आप 1 को डिवाइड करते हो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.10 है, यहाँ पे 10% 0.10 होगा, और पावर एन का मतलब 2 साल। तो यहाँ पे डियर आप अगर 1.1 की पावर 2 कर दो, तो मेरे साथ कैलकुलेटर पे करो 1.1 इंटू इक्वल टू 1.1 इंटू इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.21। तो यहां से हम निकाल लेंगे 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 2 साल पहले की। जैसे यहां 2 लाख है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 2 साल पहले की, 2 साल पहले की। अगर आप खाली 1.1 से डिवाइड करोगे तो 1 साल पहले का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा, और अगर आप इसको एक बार और डिवाइड कर दोगे तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके 2 साल पहले का आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको 1.21 से डिवाइड करता हूं 1 को, तो निकल के आ रहा है डियर 1 डिवाइड बाय 1.21 0.826446। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 0.826445 आ गया ना। 1 डिवाइड बाय 1.21 यही आ रहा है जो क्वेश्चन में दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 2 लाख को मल्टीप्लाई कर देना है 0.828645 से। ठीक, तो यहां पे एक बार वीडियो पॉज करके एक काम करो डियर, इसको लिख लो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराता हूं। प्लीज नोट इट डाउन डियर, ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार लिख लो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन कराता हूं उसका। डन, आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ, यहां पे लिखो। अब यहां पे लिखो अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी क्रिएटेड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो। अब ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लो कैसे निकलेगा? आपको क्या करना है, जो भी आपका फ्यूचर का कैश आउटफ्लो है उसको मल्टीप्लाई कर देना है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपके जो भी आपको परसेंटेज दी हो और आपके ईयर्स दिए हो उसके हिसाब से, जैसे 10% 2 साल का आपको दिया है, इसको पीवीएफ भी कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और एन। ठीक, तो यहां पे आपको फ्यूचर का कैश आउटफ्लो दिया है 2 लाख, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8264 से, 82645 से निकाल लो कितना आ रहा है, ये निकाल लो कितना आ रहा है, 2 लाख इंटू 0.8265, 1,65,290। ठीक, अब यहां पे डियर मैं आपको बनवा रहा हूं पहले जर्नल एंट्री से पहले इसका अकाउंट, उसका रीजन है, उसका रीजन बता रहा हूं क्यों। यहां मेरे साथ बनाओ आपका प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट डियर, उसका अमाउंट मैं आपको लिखने का मौका बाद में दे दूंगा, पहले मुझे बस ये अकाउंट कंप्लीट करने दो। प्रोविजन अकाउंट देखो, जब आप प्रोविजन क्रिएट करते हो जो कि एक लायबिलिटी होता है, वो आप अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L से कंप्लीट करते हो। तो यहां पे डियर जो पहला साल है उसकी बिगिनिंग में, ध्यान देना पहले साल की बिगिनिंग में यहां पे आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और जो अमाउंट यहां पे आएगा वो आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर आउटफ्लोज, 1,65,290। डिस्काउंटिंग का रूल कहता है कि आपको क्या करना है डियर, इस पे हर साल इंटरेस्ट लगाना है। आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, अब आपको क्या करना है,
फर्स्ट ईयर के एंड में इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा और यहां आएगा बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को अनवाइंडिंग कॉस्ट भी कहते हैं। आप मत लिखना, आपका इंस्टीट्यूट नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलता है, लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आप इन डेप्थ में जाओ तो इसको अनवाइंडिंग कॉस्ट कहते हैं। अनवाइंडिंग कॉस्ट, ठीक। और यहां पे आप क्या करो, इस पे एक साल के एंड में 10% का इंटरेस्ट चार्ज कर दो डियर, इसका अमाउंट बढ़ा दो। आपको क्या करना है, पहले प्रेजेंट वैल्यू दिखानी है 165 कितना 290, और बाद में इसमें 10% जोड़ते रहना है 2 साल तक, तो ये अपने आप 2 लाख पहुंच जाएगा। बाद में अपने आप ये 2 लाख पहुंच जाएगा गारंटी के साथ। आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, अब आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। 10% इसमें ऐड कर दो, 165 290 इंटू 10%, 16,529। यहां पे पहला साल खत्म हो जाएगा, ऐड कर दो 165 290, 181 819, 181 819, तो टोटल आ गया 181 819। और पहले साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, इसको बना देंगे आपका बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 1,81,819, ठीक। अब यहां पे डियर लिखना मत, जरा लिखना बंद कर दो। सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में, सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में यहां पे आएगा बाय बैलेंस बीडी 1,81,819। अभी जरा लिखना मत, प्लीज मत लिखना, मैं उसका रीजन बता रहा हूं आपको। यहां पे मैं कुछ काटा पीटी करने वाला हूं। देखो, अब आप यहां सेकेंड ईयर के एंड में लिखोगे बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर से आप निकालो इसका 10%, ये आ रहा है 18182, अप्रोक्सीमेटली 18182, मतलब 1.9 आ रहा है, तो मैंने 2 कर दिया। अब आप इसका टोटल करो एक बार, देखो 18182 प्लस प्लस 181,819, ये आ रहा है डियर 2,01,000 रुपया। ये आ रहा है 2,01,000 रुपया। तो मैंने आपको कहा था लिखना मत, उसका रीजन ये था डियर, जो आपको आखिरी में इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है, आपको अल्टीमेटली यहां पे 2 लाख ही चाहिए, क्योंकि आपको पेमेंट कितनी करनी है, 2 लाख। तो ये वाली जो फिगर है वो हम भले ही 1 रुपए का डिफरेंस हो, 10 का 50 का 100 का, वो हम निकाल तो लेंगे, बट बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। तो यहां पे 18181 आ जाएगा। अल्टीमेट पर्पस क्या है, उसको एंड में 2 लाख बनाना, आएगा उतना ही, बट 1-2 रुपए का डिफरेंस पॉइंट की वजह से आ जाता है, राइट। तो यहां पे कर देंगे 2 लाख रुपीस, ठीक। और इसकी पेमेंट डियर अब सेकेंड ईयर के एंड में इसकी पेमेंट हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, ये आपका पेमेंट हो जाएगी 2 लाख रुपए की, और यहां पे आपका टोटल आ जाएगा 2 लाख। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ प्रोविजन। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब डियर मैं आपको लिखवाता हूं इसकी एंट्रीज, फिर मैं आपको मौका दूंगा पूरा पूरा लिखने का, ठीक है। तो यहां पे मेरे साथ एक काम करो ना, ये आपने लिख लिया होगा, वैसे लिखो इसको, पहले लिख लो, फिर मैं आपको एंट्रीज लिखवाता हूँ। अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी क्रिएटेड, और यहाँ पे अकाउंट बना लो, ठीक है। लिखो इसको, फिर मैं आपको एंट्रीज लिखवाता हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। डन, आई होप आपने इसको लिख लिया है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया डियर। अब आ जाओ मेरे साथ आगे, यहां पे लिखो आपकी एंट्रीज। देखो, जर्नल सबसे पहले आएगा ईयर 1, और इसमें जो पहली डेट होगी 1 अप्रैल 1 जनवरी, डिपेंडिंग ऑन द कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल, तो यहां पे आएगा सबसे पहले बिगिनिंग में आप प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंट्री आएगी
यहां पे स्टेटमेंट ऑफ, फॉर्मेट बना लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,65,000 कितना था अमाउंट, 290, 1,65,290 और टू आपका प्रोविजन अकाउंट, टू प्रोविजन अकाउंट 165,290। ठीक, एंट्री नंबर 2 यहाँ पे बिगिनिंग में था, अब एंड में क्या होगा डियर, इसके ईयर के फर्स्ट ईयर के एंड में इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। एंट्री इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ये मैं आपको बता दूं ये फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाता है, पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में एक हेडिंग होता है एक्सपेंस का, फाइनेंस कॉस्ट, उसमें जाता है। ठीक है, तो टू आपका यहां पे बन जाएगा आपका प्रोविजन अकाउंट, फिर से प्रोविजन इसके अमाउंट से बढ़ जाएगा, और पहले साल का इंटरेस्ट आपने निकाला था 16,529, यानी कि 10%। ठीक, अब ये थे एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 3 आएगी ईयर 2 के एंड में डियर, बात को समझना। अच्छा एक चीज और थी, ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, बट यहां पे मैं खाली आपको प्रोविजन की एंट्रीज लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो ईयर 2 के एंड में यही वाली एंट्री रिपीट हो जाएगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू आपका प्रोविजन अकाउंट। अब यहां पे अमाउंट चेक कर लो कितना था, बैलेंसिंग फिगर से निकाला था 18,181, 18,181 है। ठीक, अब अगर आप टोटल करेंगे तो ये 2 लाख बैठेगा, तो यहां पे डियर ईयर 2 के एंड में क्या होगा, इसकी पेमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, पेमेंट हो जाएगी तो यहां पे आएगा आपका प्रोविजन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीस एंड 2 लाख। ये था आपका टॉपिक डिस्काउंटिंग ऑफ प्रोविजन। एक बात बताऊं, 50% चैप्टर आपका खत्म हो गया है, अब बचे हैं कंटिजेंट एसेट्स और कंटिजेंट लायबिलिटीज, जो कि बच्चों वाले टॉपिक हैं। यहां पे इसको लिखो एक बार वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको लेके चलता हूं डियर आगे। डन हो गया, ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे डियर मेरे साथ एक नोट लिखो। नोट क्या है, बेसिकली इसी का टॉपिक का आगे का मैं लिखवा रहा हूं आपको कि इसके अंदर आपको करना क्या होता है। यहाँ पे लिखो मेरे साथ, अरे हाँ लिखो, यहाँ लिखो when when the provision is expected to be paid, is expected to be paid after a period of, after a period of 1 year or after the operating cycle, after the operating cycle, then then the provision is recorded
with the amount of present value of future outflow. फ्यूचर आउटफ्लो, फ्यूचर आउटफ्लो। इसमें एक पॉइंट और लिखो, नोट 1 नोट 2। अनवाइंडिंग कॉस्ट या फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस इज प्रोवाइडेड ऑन इट, is provided on it till the date of settlement, till the date of settlement for each year, for each year। लिख लिया? इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं डियर, लिखो इसको। डन। देखो, मैंने आपको बताया कि यहां पे जब हम प्रोविजन को रिकॉर्ड करते हैं, जब प्रोविजन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और आफ्टर द ऑपरेटिंग साइकिल, अगर ये लॉन्ग टर्म में पेबल है तो उस केस में प्रोविजन को रिकॉर्ड किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट से। किसका प्रेजेंट वैल्यू? फ्यूचर के आउटफ्लो का। और उस पे हर साल इंटरेस्ट एक्सपेंस प्रोवाइड किया जाता है एवरी ईच ईयर टिल द सेटलमेंट डेट। यानी कि जब इसकी पेमेंट होगी तब तक आप उसमें इंटरेस्ट चार्ज करते रहेंगे ताकि वो एक्चुअल अमाउंट पे आ जाए जितने में वो था। ठीक, अब आगे डियर, यहां पे लिखो आपका अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। प्रोविजन खत्म होने वाला है 2 से 5 मिनट के अंदर डियर, 5 मिनट के अंदर आपका प्रोविजन जो है खत्म होने वाला है। यहां पे लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 4, इसमें लिखो मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन, मेजरमेंट ऑफ प्रोविजन ऑन द बैलेंस शीट डेट, ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो इसमें मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो, एट ईच बैलेंस शीट डेट, at each balance sheet date, valuation of provision is done, valuation of provision is done। If any increase or decrease in provision, if any increase or decrease in provision is expected to take place, then it is considered in estimates as per Ind AS 8, as per Ind AS 8। यहां पे डियर बात को समझो, पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, देखो छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो गया है भी। अब आखिरी कॉन्सेप्ट बचेगा आपका, कॉन्सेप्ट नंबर 5। ठीक, देखो सबसे पहले हर बैलेंस शीट की डेट पे आप अपने प्रोविजन का वैल्यूएशन करते हो, राइट? क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है उसका अमाउंट चेंज हो जाए, 2 साल बाद 2 लाख की जगह कुछ और पे करना पड़े, तो हर साल उसका वैल्यूएशन होगा। और अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज होता है प्रोविजन के अमाउंट में या एक्सपेक्टेड है चेंज, तो उस केस में डियर इसको एज पर इंड एस 8 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज माना जाता है। और डियर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का जो चेंज होता है वो हम प्रोस्पेक्टिव वे में रिकॉर्ड करते हैं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जानते हो, पीछे जो बीत गया बीत गया, अब आगे उसको चेंज कर दिया जाएगा। रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाया जाएगा, यानी कि पिछले साल में चेंज नहीं करेंगे, वो तो हो गया जो अकाउंटिंग हो गई, राइट?
इसको एक बार लिखो वीडियो पॉज करके 10 सेकंड्स में, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे डियर, प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से। डन। आप आ जाओ मेरे साथ अगले कॉन्सेप्ट पे, आपका कॉन्सेप्ट नंबर 5। ये आखिरी कॉन्सेप्ट है आपके प्रोविजन का डियर। कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5, यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोविजन। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोविजन यानी कि प्रोविजन का जो आपका यूटिलाइजेशन है वो किस चीज के अंदर होता है, कहां इसको यूज करते हैं डियर, इसमें लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। लिखो, अ प्रोविजन इज यूटिलाइज्ड against the liability against the liability at the time of future payment, at the time of future payments, if a liability becomes higher than provisions, higher than provisions at the time of settlement, at the time of settlement, then the difference is charged, difference is charged to the statement of P&L, डिफरेंस चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। डी लिखना बंद कर दो भी, इधर देखो। मान लेते हैं आपके प्रोविजन की जो पेमेंट आपको करनी थी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट, मान लो 10 लाख रुपीस का प्रोविजन था, और आपको क्या करना पड़ा, आपकी लायबिलिटी ज्यादा हो गई उस टाइम पे, एट द मतलब उसी टाइम आपके लायबिलिटी में चेंज आ गया, कोर्ट ने बोला 10 लाख नहीं अब 11 लाख देने तुम्हें। अब तुमने तो अकाउंटिंग कर ली 2 साल तक, और वो अमाउंट हायर हो गया प्रोविजन का सेटलमेंट के टाइम पे, तो जो डिफरेंस अराइज होगा यहां पे आपको पेमेंट करनी पड़ गई 12 लाख रुपए की, टू बैंक अकाउंट 12 लाख। तो जो डिफरेंस आ जाएगा डियर वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो जाएगा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यानी कि ये हम निकाल देंगे आपकी बैलेंसिंग फिगर से, ये हम निकाल देंगे आपकी बैलेंसिंग फिगर से, 2 लाख। ठीक, इसका उल्टा भी हो सकता है, तो इसमें लिखो अगला पॉइंट, इसका उल्टा, इफ a liability becomes, a liability is lower than the amount of provision at the time of settlement, at the time of settlement, then मैं हट रहा हूं थोड़ा सा ऐसे, दिखने में प्रॉब्लम ना है आपको, then then the difference, the 2 बार आ गया, then the difference, यहां पे लिखो आपका, 1 मिनट, इसमें लिखो then the difference is credited to स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो उल्टा है डियर, उल्टे में मतलब आपको क्या करना है, सिंपल है, जैसे आपका प्रोविजन का अमाउंट है मान लो 10 लाख, प्रोविजन अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीस,
और आपने पेमेंट आपको करनी पड़ रही है 9 लाख टू बैंक अकाउंट, 9 लाख। तो यहां क्या होगा, जो डिफरेंस है आपका वो चला जाएगा आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। तो टू आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 1 लाख रुपीज क्रेडिट साइड में। बस ये था आपका टॉपिक। अब डियर, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक नोट मुझे आपको लिखवाना है और आपका प्रोविजन यहां पे खत्म हो जाएगा। एक बार वीडियो पॉज करके ये वाला पार्ट यूटिलाइजेशन का एक बार लिख लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके नोट पे। प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके। डन। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है डियर। अब आ जाओ मेरे साथ आपके आखिरी पार्ट पे, प्रोविजन के नोट। यहाँ पे बेसिकली नोट कम है, आप एक हेडिंग डाल दो। बेसिकली हेडिंग है आपका बेस्ट यूज ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। देखो, प्रोविजन आप जानते हो एक एस्टिमेट होता है, मतलब आप एस्टिमेटेड बेसिस पे अमाउंट निकालते हो कितना पेमेंट करना पड़ सकता है, या फिर डिसाइडेड है तो पता ही लग जाता है कितना अमाउंट है। बट यहां पे अगर आप एस्टिमेट लगा रहे हो तो आपको बेस्ट एस्टिमेट लगाना होता है। और बेस्ट एस्टिमेट लगाने के लिए डियर जितने भी रिस्क इन्वॉल्व हैं उनको ध्यान में रखना होता है। बस यही इंडेस 37 बोलता है। ये छोटा सा पॉइंट है, आपके एमसीक्यू में आ सकता है। तो यहां पे लिखो मेरे साथ, इसके अंदर लिखो एज पर इंडेस 37 provisions are created on the basis of best estimates. Best estimates. It should, तो दूसरा पॉइंट लिखो, it should include all the risks which are associated with the provision. Which are associated with the provision. ठीक है, which are associated with the provision. तो यहां पे खत्म होता है डियर आपका पहला पार्ट चैप्टर का, जो कि मोर देन 50% था। मैंने आपको बताया था प्रोविजन में ही पूरा चैप्टर कवर्ड है। एसेट्स और लायबिलिटी कंटिंजेंट तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो यहां पे आपका खत्म होता है आपका पहला पार्ट चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को क्वेश्चंस के साथ हो सकता है प्रोबेबिलिटी ओवर हो जाए। ठीक, तो एक बार वीडियो पॉज करके इसको भी लिख लो, फिर ओवर करते हैं आपकी क्लास। डन, लिख लिया आपने? ऑल राइट डियर, तो यहां पे ओवर करता हूं मैं आपके आज के सेशन को। मिलूंगा मैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।